तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, जो आरआरबी यूथ कंपटीशन बुक से, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर सेट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लाइट चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे पहला प्रकाश की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं। जिस सामग्री से मतलब रोशनी जो है वो पारित हो सके, जैसे कि शीशा है, मिरर है। मिरर कैसा, मिरर नहीं, यहाँ पर ग्लास है, सॉरी ये ग्लास है। मान लो इधर साइड से रोशनी आ रही है, इधर साइड निकल गई, तो ये क्या कहलाएगा, इस पार से उस पार निकल जाए रोशनी, इसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन यही बोल रहा है, जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके यानी कि इस पार से उस पार जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी यानी कि लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पारदर्शक सामग्री कहते हैं। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं। देखो, मान लो कोई घिसा हुआ कांच ले लीजिए, जैसे कि आप, कोई घिसा हुआ कांच है, ठीक है ना। जब आप उसमें कोई रोशनी जाती है तो बराबर इस पार से उस पार जो है वो बराबर नहीं दिख पाता है। जैसे आप देखेंगे कभी, मतलब कभी जब कापी में आपके किसी पेज में तेल गिर जाता है, तो इस पार से उस पार दिखने लगता है कि नहीं, पर दिखता है, प्योर साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी। ठीक है, पारभासी वस्तु कहते हैं। देखो, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न है, जैसे कि चिकना कागज हो गया, घिसा कांच हो गया, ये क्या है, ये पारभासी पदार्थ हैं। इनमें हम इस पार से उस पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं पर लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। देखो, हमारा पारभासी क्लियर हो गया, पारभासी। अब पारदर्शी, पारदर्शी की बात करें तो पारदर्शी वो पदार्थ है जिसमें हम स्पष्ट रूप से इस पार से उस पार की वस्तु को देख सकें, है ना। इस पार से उस पार की वस्तु को देख सकें, ये क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा। और अपारदर्शी क्या कहलाएगा, जिसमें जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी के इस पार से उस पार हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, ये क्या है, अपारदर्शी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर पारदर्शी दिया हुआ है, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु, ठीक है, आदि। अब बात करते हैं अपारदर्शी की। वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं को आर पार, मतलब वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पेपर हो गया, धातुएं हो गई, लकड़ी हो गई, है ना। इनमें हम क्या कहते हैं, इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, प्रकाश के प्रकिंडन से संबंधित है। प्रकाश के प्रकिंडन से संबंधित है, किससे, प्रकाश के प्रकिंडन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकिंडन से संबंधित है किसी कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपका ब्लड हो गया ना, ये एक प्रकार का कोलॉइड है। देखा, 3 चीज होती हैं, एक सोल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है, एक कोलॉइड होता है। तो सस्पेंशन होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि कंकड़ और पानी का मिश्रण हो गया, ठीक है ना। और सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें कि नमक पानी का मिश्रण, ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया। और कोलॉइड तो आप देख ही रहे हैं, कोलॉइड जैसे कि आपका ब्लड है ना। तो यही क्या है, ये क्या है, जैसे फिर से पढ़ते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकिंडन से संबंधित है किसी कोलॉइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकिंडन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि प्रकाश का प्रकिंडन जहां पर हो रहा है उसी परिघटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसमें इससे क्या होता है, छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा, जिसमें नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक प्रकिंडित होता है। यानी कि नीला प्रकाश जो है वो लाल प्रकाश की तुलना में अधिक प्रकिंडित होता है। आपने विबग्योर पढ़ा होगा, है ना, विबग्योर, इसमें लाल नीला रंग जो है वो लाल रंग की तुलना में अधिक प्रकिंडित होता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। आप जानते हैं, जैसे पढ़े होगा विबग्योर, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा लाल रंग का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी
क्या फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है ना, जबकि वेवलेंथ इसकी अधिक होती है। लाल रंग की वेवलेंथ अधिक, फ्रीक्वेंसी कम, जबकि बैगनी रंग की क्या होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होती है और सॉरी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और वेवलेंथ इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। कितनी? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि निर्वात में बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार जल में बात करें तो जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल। इसी तरह हम कांच में बात करें तो कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल। तथा तारपीन के तेल में बात करें तो प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आगे बात करते हैं, फिर से भाई क्वेश्चन आ गया, निर्वात में रोशनी की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10, देखो यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि 3 × 10 यहीं पर 3.10 दिखा गया तो मतलब 3 × 10 दिखा गया एक प्रकार से, है ना, मतलब अगर जल्दीबाजी में हो तो यहाँ गलत लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है। किसमें? निर्वात में सर्वाधिक होती है, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में 2.25 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल की बात करें, निर्वात में हवा की तुलना में बात करें तो कितनी? 0.03% कम होती है। ठीक है, निर्वात की तुलना में, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है और हवा में बात करें, निर्वात की तुलना में, किसकी? निर्वात की तुलना में यहाँ पर कहा जा रहा है, निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल जो है वो 0.03% कम होती है। पानी में 25% कम होती है और कांच में 35% कम होती है। ये किससे तुलना की जा रही है? निर्वात से। निर्वात से 25% कम होती है पानी में प्रकाश की चाल। इसी तरह निर्वात की तुलना में कांच में जो है वो 35% कम होती है प्रकाश की चाल। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश डैश में संचरित होता है, तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश कैसे करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश एक क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश की तरंग दर कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। अब देखो मतलब कौन सी? देखो एक पारदर्शी हो गई, एक अपारदर्शी हो गई। ठीक है, पारदर्शी हम देख चुके हैं, पारदर्शी जिसे हम इस पार से उस पार देख सकें, ठीक है, वो पारदर्शी। अपारदर्शी जिसमें हम इस पार से उस पार ना देख सकें, ठीक है। पारभासी हम देख चुके हैं, पारभासी मतलब जैसे कि घिसा हुआ कांच हो गया, है ना, तेल लगा हुआ कागज हो गया, मतलब दिखे पर स्पष्ट रूप से इस पार से उस पार की वस्तु ना दिखे। प्रकाशमान मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करे। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं, जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। तो कौन सी वस्तुएं? अपारदर्शी वस्तुएं आती हैं, तब यहाँ पर जो होती है छाया बनती है। तो 1036 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती हैं तो छाया बनती है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे क्या हो गया? पेपर हो गया। देखो वहां पर क्या था? तेल लगा हुआ पेपर, पारभासी में, ठीक है ना, तेल लगा हुआ पेपर जिसमें हम इस पार से उस पार देख सकते हैं पर लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। यहाँ पर पेपर की बात करें, पेपर से इस पार उस पार क्या देख सकते हैं? अगर जो तेल न लगा हो तो नहीं देख सकते। धातु हो गया, लकड़ी हो गया। प्रकाश का प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटा की ऊर्जा जो होती है EhV द्वारा दी जाती है, जहां H क्या है? यहाँ पर प्लांक नियतांक है, ठीक है, यानी कि प्लांक कांस्टेंट है। और V यहाँ पर बात करें तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, यानी कि V क्या है? यहाँ पर आवृत्ति है। तो अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक क्वांटा की ऊर्जा क्या हो जाएगी? HV, यानी कि क्या हो जाएगा? प्लांक कांस्टेंट
इंटू प्लांक कांस्टेंट इंटू क्या हो जाएगा, आवृत्ति। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। ये कौन सी है, ध्रुवण। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे जो हैं वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है जो उनके दोलनों के दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। यहाँ पर बात करें ध्वनि जो है वो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। ध्रुवण का गुण केवल कौन, प्रकाश से प्रदर्शित करता है। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अब देखो जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है प्रकाशमान या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ये बोल रहा है यहाँ पर, जबकि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश मतलब जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि चंद्रमा हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। और प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाएंगी, जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि तारा हो गया, सूर्य हो गया, है ना। पारदर्शी वस्तु आप देख सकते हैं, देख चुके हैं। पारभासी भी आप समझ चुके हैं। पारभासी वस्तु जिसमें हम इस पार से उस पार देख सकते हैं पर लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। पारदर्शी वस्तु जिसमें हम इस पार से उस पार आराम से देख सकते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि। प्रदीप्त वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती आदि। पारदर्शी वस्तुओं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। पारभासी वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती है। देखो पारभासी वही वस्तु, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुछ वस्तु को ही इस पार से उस पार जो है जाने देती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, यहाँ पर बोल रहा है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, यहाँ पर हमें बताना है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर गुणा है तो ये तो नहीं होगा, प्लस है ये भी नहीं होगा, हमें डिवाइड भाई ये तो डिवाइड, ये इसमें दिया हुआ इसमें दिया, ये तो सी होगा ये हमारा, या फिर डी होगा। तो क्या होगा हमारे यहाँ पर, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। यहाँ पर या तो हम यहाँ पर बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। देखो अपवर्तनांक बराबर हम दो चीज लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है ना हवा, यहाँ पर लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, पदार्थ के स्थान पर हम माध्यम में प्रकाश की चाल या फिर पदार्थ में प्रकाश की चाल। बात तो एक ही है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिख सकता है, पर अपने को क्या ध्यान रखना है कि निर्वात जो है वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और पदार्थ में प्रकाश की चाल मतलब वस्तु में प्रकाश की चाल जो है वो नीचे रहेगा। पदार्थ में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर और माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कहाँ ऊपर है और माध्यम में प्रकाश की चाल कहाँ है, नीचे है। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पर केवल अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और पदार्थ का अपवर्तनांक बोले तो हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। बात तो वही है, यहाँ भी हवा के स्थान पर हम निर्वात लिख देंगे और पदार्थ के स्थान पर हम माध्यम लिख देंगे, तो बात तो वही पड़ जाएगी, है ना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। ध्यान रखना है, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से, इसे नोट कर लो, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से क्या होता है, अपवर्तनांक का मान कम होता है। यानी कि अगर जो हमारी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बढ़ेगा तो हमारा अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक, अगर जो हमारा लैम्डा बढ़ेगा तो अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक हमारा कम होगा, ठीक है। या फिर इस तरह से अपवर्तनांक बराबर एक बटे तरंग दैर्घ्य, इस तरह लिख सकते हैं। अपवर्तनांक हमारा बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम चमकदार वस्तु कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है।
वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उसे हम चमकदार वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य। वे वस्तुएं जो स्वयं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त या फिर प्रदीप्त, है ना, बात एक ही है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? हमें घास का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हरे रंग का प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह जो है हरा रंग को हमारी सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। सभी रंग को, देखो हमें क्या है, हरा रंग इसलिए दिखता है क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को जो है वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए से हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का माप किया था? कब किया था? 1676 में किया था। प्रकाश की चाल जिसे प्रायः मीटर पर सेकंड से निरूपित किया जाता है, एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका मान लगभग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 17वीं सदी के मध्य तक धारणा यह थी कि प्रकाश का वेग अंततः मतलब प्रकाश का वेग जो है वो अनंत होता है, परंतु सितंबर 1676 में रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। उसमें द्वारा मतलब उनके द्वारा सुझाए गए तरीकों पर प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर ज्ञात हुई। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को रोशनी में हरे रंग का दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देने क्यों शुरू होता है? क्योंकि देखो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए से कपड़ा जो है लाल रंग का कपड़ा हमें क्या दिखाई देता है, सॉरी इसलिए से हमें हरे रंग का कपड़ा जो है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वो लाल रंग के आयाम को पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सूर्य की रोशनी में हमें क्या होता है, हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रंग में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देने लगती है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसे दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए से यहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं हो नहीं होती। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ गया। दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 eV और 50 eV है। इसके तरंग दैर्ध्य के बीच का संबंध क्या है? तो λ1 और λ2 होगा, मतलब λ1 λ2 के बीच में संबंध बताना है। इन तरंग दैर्ध्य दिए हुए हैं, इनके बीच में संबंध बताना है, क्या संबंध होगा। अब देखो 25 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 50 दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पहले विकिरण की ऊर्जा हमें दी हुई है कितनी, जिसे हम E1 मानेंगे 25 eV, और दूसरे विकिरण की ऊर्जा हमें कितनी दी हुई है, 50। अब प्लांक ऊर्जा के समीकरण से हम क्या करेंगे, E = hv, यानी कि h हमारे यहाँ पर प्लांक नियतांक और v हमारे यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है। तो E1 हमारा ये हो गया, E2 हमारा ये हो गया, ठीक है ना। इसे हम देख चुके हैं। E1 बटे E2 करेंगे तो 25 बटे 50 करेंगे, कितना जाएगा, 1/2। अब E1 बराबर हम क्या लेंगे यहाँ पर, hv1, यानी कि प्लांक नियतांक और आवृत्ति, प्लांक नियतांक गुणे आवृत्ति बराबर यहाँ पर करेंगे तो कितना हमारे यहाँ पर आएगा, 1/2। इनके स्थान पर रखेंगे तो 1/2 ये हमारा मान आएगा। फिर इसे हम क्या करेंगे, 1/λ रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बी के स्थान पर हम क्या करेंगे, 1/λ रखेंगे बी के स्थान पर। ठीक है, एच तो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए से एच हमारे यहाँ पर हट गया, मतलब एच को हम कुछ नहीं मानेंगे। यहाँ पर वी बराबर हमारा क्या मानेंगे, 1/λ। यहाँ पर 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, λ2/λ1 बराबर 1/2। तो λ1 बराबर क्या हो जाएगा, 2λ, λ1 बराबर 2λ2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो सोडियम का प्रयोग जो रास्तों में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं वो पीले रंग की जलती हैं, उनमें किस मतलब यहाँ पर तत्व का यूज किया जाता है? इसका सोडियम का यूज किया जाता है। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर दो ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने तथा नियॉन गैस भरी होती है। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो प्रकाश सबसे अधिक हम देख चुके हैं निर्वात में यात्रा करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमन ने 1676 में की थी, हम देख चुके हैं। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जैसे कि निर्वात में कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में कितनी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में कितनी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल, रॉक सॉल्ट में कितनी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे यहाँ पर मीटर सेकंड लगा हुआ, मीटर पर सेकंड चाहिए तो ऑप्शन सी होगा, मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर सेकंड वहां पर लगा हुआ था। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हवा में देखो, निर्वात में और हवा में प्रकाश की चाल हम लगभग एक ही मानते हैं, कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा जो हवा में प्रकाश की चाल है वो 0.003% जो होती है वो कम होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश में देखो, निर्वात अथवा हवा में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही मानते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा? प्रकाश घनत्व के द्वारा। किसी माध्यम की प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल रेखा में गतिमान होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तथा इसे गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? इसकी गति कम हो जाती है। इसकी गति क्या होती है? इसकी गति कम हो जाती है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। देखो, मान लो यहाँ पर कोई कांच की स्लाइड है, यहाँ पर जो होती है वो प्रकाश आ रही है, ठीक है ना, इधर से ये मान लो हवा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हवा है यहाँ पर क्या है? पानी है। इधर से हवा इधर से आ रही है प्रकाश और इधर जा रही है, तो क्या होगी? थोड़ा अभिलंब की ओर जो होगी झुक जाएगी, है ना, प्रकाश थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहाँ पर प्रकाश की जो स्पीड है वो भी कुछ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बोल रहा है जब प्रकाश विरल माध्यम से, विरल मतलब हवा से मान लो, है ना, ऊपर हवा थी नीचे पानी था, तो ये ऊपर ऊपर मतलब ये इधर क्या है? विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति, इसकी क्या होगा? इसकी गति कम हो जाएगी। हम बताए ना, इसकी गति क्या होगी? इसकी गति में गति इसकी कम हो जाएगी। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी मतलब देखो, गति क्या, अगर जो पूछे जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या क्या परिवर्तित होता है, देखो याद रखो। पहली क्या होगी? गति, गति में इसके परिवर्तन होगा, यानी गति कम हो जाएगी और हमारे यहाँ पर तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगी। क्या? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगी? तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगी और हमारी गति भी कम ही हो जाएगी। जबकि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या? आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आवृत्ति में यहाँ पर क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति है। देखो, हम पढ़ चुके हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अपवर्तन सूचकांक कितना दिया हुआ? 1.5 है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना, और हमें अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.5 अपवर्तनांक यहाँ पर है, तो अपवर्तनांक यहाँ से नीचे आएगा और माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो इधर साइड चल जाएगा, तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ आ गया और 3 × 10⁸ बटे 1.5 करेंगे तुम्हारा कितना आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल आ जाएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत
स्रोत से आने वाला वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उसे हम प्रच्छाया कहते हैं। प्रच्छाया का वह क्षेत्र, देखो, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे हम प्रच्छाया कहते हैं। अम्बरा प्रम्बरा, देखो अम्बरा प्रम्बरा तुम्हें पता होगा। अम्बरा प्रम्बरा, अम्बरा प्रम्बरा ऐसा है, देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए सूरज है, ठीक है ना, सूरज, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये मान लो यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा है। ये प्रकाश आएगा इधर से, इधर ऐसे जाएगा, ये प्रकाश इधर आएगा, ऐसे यहाँ जाएगा, चंद्रमा को हम छोड़ो तुम भी। तो यहाँ पर अब एक रेखा यहाँ से ऐसे गुजारो, ऐसे गुजारो, तो यहाँ पर जो बनेगा ना, यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, काला बनेगा। ये क्या हो गया, अम्बरा हो गया। और यहाँ जो बनेगा ये क्या हो गया, प्रम्बरा हो गया। यहाँ कुछ कम काला बनेगा। तो यही है अम्बरा प्रम्बरा। देखो, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे हम प्राच्छाया कहते हैं। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। एक छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है जिसे हम प्राच्छाया यानी कि अम्बरा कहते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ जब प्रकाश आएगा इस सूर्य से पृथ्वी में, तो यहाँ पर एक ऐसी पॉइंट मतलब होगा, यहाँ पर जो है, सॉरी, यहाँ पर ये सूर्य हो गए, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आई, ठीक है, यहाँ से ऐसे आई, ऐसे, ठीक है, इधर से इधर ऐसे, तो यहाँ पर जो है बहुत काला क्षेत्र बनेगा, बहुत काला होगा ना, यहाँ पर बहुत काला होगा, यही अम्बरा कहलाएगा, है ना, अम्बरा कहा जाता है। इसे हम प्रच्छाया या फिर अम्बरा कहते हैं। को प्रच्छाया के चारों ओर का कम काला भाग, जो जहाँ पर मतलब कम काला भाग होता है वहां पर उसे हम क्या कहते हैं, उपछाया फिर प्रम्बरा कहा जाता है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश की घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की घनत्व। किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक घनत्व कहते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की घनत्व कहते हैं।